हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। और आज का क्लास बेहद ही खास होने वाला है। इफ़ यू आर अ टीचर, दिस लेसन इज गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू, because in this video I am going to explain in very much detail how to teach to the aspirants of competitive exams। एक टीचर होने के नाते और इंग्लिश का टीचर होने के नाते, if you are an upcoming English teacher and if you wish to address those students who are preparing for any competitive exams, it becomes very much necessary for you to know the needs of those students। बच्चे सीखते कैसे हैं? कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इट मीन्स ग्रामर तो एक समंदर है, उसमें से आप कितना बच्चों को सिखाएंगे, किस तरह से उसके सामने परोसेंगे ताकि वो उसे इम्बाइब कर सके, एंड व्हेन इट इज नीडेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ही वुड बी एबल टू पुट द एग्जैक्ट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स एट द एग्जैक्ट प्लेस नीडेड देयर। आज का जो ये सेशन होने वाला है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो टू द अपकमिंग इंग्लिश टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। उन बच्चों के लिए ये लेसन भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेथड्स की चर्चा करूँगा। आई वुड टॉक डिफरेंट वेज दे मस्ट फॉलो when they start preparing for competitive exams where English is one of the important part। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव कम टू दिस वीडियो तो आप इसे फुल लेंथ देखिए, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप लास्ट स्टेप तक कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखेंगे। एंड इफ यू आर इन हरी यू कैन लीव द वीडियो राइट नाउ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Those who are continuing, please come to the board। Don't apply rote learning। रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है। So what will be your first approach? First approach को बताने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सपोज करिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने ऑर्डर करना है एंड मेन्यू चार्ट आपके पास आता है। यू जस्ट गो थ्रू वेरी कॉन्शियसली दिस आइटम दिस मच कॉस्ट, दिस आइटम दिस मच कॉस्ट, दिस आइटम दिस मच कॉस्ट, एंड सभी का आपने प्राइस लिस्ट देख लिया। ओके, दिस सूट्स टू माय चॉइस एंड पॉकेट। सो आपने एक आइटम ऑर्डर किया अपने लिए, आपने खाया, फिनिश किया, पैसे दिए, घर वापस आ गए। घर पे अगर आपसे किसी ने पूछा टेल मी व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ पिज्जा देयर, आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे तो बर्गर खाया था ना, एंड यू पेड फॉर बर्गर 20 रुपीज अ पीस। तो आपको याद क्या रह गया? आपने बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर का पेमेंट किया 20 रुपीज, एंड वो आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा कि दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट चार्जेस 20 रुपीज फॉर अ पीस ऑफ बर्गर। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में इतने सारे लिस्ट हैं, मेन्यू है, और सबके अगेंस्ट में प्राइस पड़े हैं, आपने देखा भी, आपको क्या एक सिंगल याद भी रहा? नहीं याद रहा। ये एग्जाम्पल जस्टिफाई करता है आपके ग्रामर पढ़ने के तरीके को। लिस्ट ऑफ वर्ब्स है आपने याद कर लिया, लिस्ट ऑफ नाउन्स है आपने याद कर लिया, ये याद कर लिया, वो याद कर लिया, इन सभी का यूजेज याद कर लिया, इन सभी का कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया, और जब आपके सामने क्वेश्चन आता है यू आर मम, यू आर ब्लैंक। क्या हो जाता है? वही वाली बात हो गई कि आपने मेनू चार्ट देखा तो जरूर था वहां, आपने कोशिश भी किया होगा कि सबका प्राइस मुझे याद रहे, बट एक्चुअली रहा किसका? जिसको आपने ऑर्डर किया था, जिसके लिए आपने पेमेंट किया। डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स, प्लीज कीप इन माइंड, जब भी आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी शुरू करें, आप ग्रामर के नॉलेज के पीछे ना भागे, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के पीछे ना भागे। यू डायरेक्टली अप्रोच टू द क्वेश्चन, यू कीप द क्वेश्चन एंड बिसाइड कीप द आंसर की ऑल्सो। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को और दिमाग लगाइए, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे आप दिमाग लगाइए। मैच योर आंसर, इफ इट इज करेक्ट इट मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ग्रामर का यूज हुआ है उसकी नॉलेज आपके पास है। इफ योर आंसर इज रॉन्ग देन थिंक व्हाट एलिमेंट ऑफ ग्रामर इज बीइंग यूज्ड हियर। ग्रामर का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज हुआ है और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी।
देन यू रेफर टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फिर वहां पे जाकर के आप इसके यूजेस पढ़ें, कुछ एक्सरसाइज करें, अगेन बैक टू द प्रैक्टिस सेट्स। सो ये मैंने जो आपको बताया तरीका, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। और यूजुअली हम क्या कर रहे हैं, हम टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन को पहले पढ़ लेते हैं एंड देन वी गो फॉर अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, बिकॉज आवर माइंड इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे। हमारा दिमाग उल्टा ही सोचता है। आप देखिए, लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, उसे तो आना ही है, वो आएगा ही। एंड प्रॉब्लम इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, और उसे हम गेस भी नहीं कर सकते किस तरह की प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आने वाली है। सो व्हेन इट कम्स वी गो फॉर सॉल्यूशन। हम ऐसा कभी नहीं करते कि हमने सारे सॉल्यूशंस इकट्ठे कर लिए हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए हम उसे फेस कर लें। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पढ़ाई में, हमारे अप्रोच में ऐसा कैसे हो जाएगा कि हमने पहले पूरी किताब रट डाली और उसके बाद प्रॉब्लम बनाने चलेंगे? योर ब्रेन विल बी लोडेड विथ नॉलेज एंड दैट लोड ऑफ नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो व्हाट आई से, ट्राई वंस एंड सी द चेंज इन योर सेल्फ। इफ यू आर ए स्टूडेंट, आप इस अप्रोच को अपनाएं जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। इफ यू आर अ टीचर, आप इसी अप्रोच के साथ अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं ताकि उन्हें मैक्सिमम फायदा हो। You are capable, you are knowledgeable, you are a scholar, but adding a little bit skill in your knowledge would help the students crack the exams. Believe this. So come. हमने जिस मेथड की बात की कि इस मेथड से आपको पढ़ना भी है और आपको पढ़ाना भी है, वो मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? इग्निशन फेज। इग्निशन फेज वो होता है कि हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे चले गए। और ये दिस आर 5 प्रॉब्लम्स बिफोर अस। ये 5 प्रॉब्लम हमारे सामने रखे हुए हैं। हम इन प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले तो ये देखना हम प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सो लेट्स सी, वी हैव वन सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट नॉन। यहां पे अगर वाज आया है, ये सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब है कि यहां जो सब्जेक्ट आ रहा है वो भी सिंगुलर होगा। सो लेट्स सी इट। द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट नॉन। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया कि इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कैसे मैं फाइंड आउट करूं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? चलो, मुझे नॉलेज है, मुझे आइडिया है कि इसमें नाउन को हम लोग पहले देखते हैं। सो व्हाट इज नाउन? द डिटेल्स। क्योंकि आर्टिकल लग के अगर कुछ आया है, ए एंड द किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है। सो डिटेल्स यहां पे नाउन लग रहा है। ये मैंने सब्जेक्ट मान लिया, द डिटेल्स। अब बाकी के जो पार्ट है ऑफ द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, ये भी एक नाउन है। अब दो नाउन हमारे पास आ गए, डिटेल्स। अब सेंटेंस में दो नाउन आ गए, कौन सा नाउन सब्जेक्ट के रूप में हम ले, परेशानी यहां पे आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो वॉज इज करेक्ट बिकॉज इंसिडेंट यहां पे सिंगुलर लग रहा है, इसमें एस लग के नहीं आया है। सो इंसिडेंट वॉज नॉट नॉन। मैंने वॉज को यहां पे पुट किया और फिर आई वेंट टू द आंसर की। और जब मैंने वहां जाके देखा, ये वॉज मेरा गलत था और वहां पे क्या लगा था? वेर। द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वेर नॉट नॉन। यहां पे प्लूरल वर्ब आया है, वेर। अब आपका ब्रेन सोचना स्टार्ट किया, इग्नाइट हो गया, आपके ब्रेन की बत्ती जल गई और ब्रेन ने बोला कि मुझे तो सब्जेक्ट वर्ब का नॉलेज था, उसके बीच का जो एग्रीमेंट होता है SSPP रूल भी हमने पढ़ा है, तो फिर मैं कंफ्यूज कहां कर रहा हूं? मैं यहां पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में भी अंतर पहचानता हूं, तो मेरी प्रॉब्लम कहां पे है? तो प्रॉब्लम आपकी यहां पे है। आप इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है। ये फर्स्ट वाला डिटेल्स कर रहा है या फिर ये इंसिडेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों के ही पहले द लगा है, दोनों ही आर्टिकल से क्वालिफाइड है, दोनों ही नाउन है, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया
कि इन दोनों में सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सो ये जो फर्स्ट फेज है, जिस फेज को मैंने बोला है इग्निशन फेज, इस इग्निशन फेज में आपको यही करना है, प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है और अपने दिमाग की बत्ती जलानी है कि आखिर एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो अगर प्रॉब्लम मुझे पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरी प्रॉब्लम है अगर सेंटेंस में दो नाउन्स प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हो, ज्वाइंट हो, तो फिर उन दोनों नाउन्स में सब्जेक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट वाला होता है या प्रेपोजिशन के बाद वाला होता है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आपकी समस्या का समाधान हो चुका। सो इस इग्निशन फेज में आपके ब्रेन को मैंने ऑटोमेटिकली अब इग्नाइट कर दिया। लेट्स सी द पैटर्न फॉलोड इन दिस 5 सेंटेंसेस। द मूवमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स आर स्विफ्ट। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां भी दो नाउन आ गया, द मूवमेंट एंड एनिमल्स। एक सिंगुलर है मूवमेंट एंड दूसरा प्लूरल है, और दोनों को सेपरेट करने के लिए एक प्रेपोजिशन आ गया। जो वर्ब यहां पे लगा है आर, ये इनकरेक्ट है। यहां पे जो करेक्ट वर्ब होगा वो इज होगा। सो प्रॉब्लम इज द सेम। सो अगेन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यहां पे मूवमेंट सब्जेक्ट है या फिर एनिमल्स सब्जेक्ट है। लेट्स सी द थर्ड वन, मिलिट्री हेल्प। यहां फिर से एक नाउन आ गया। फ्रॉम ये प्रेपोजिशन आ गया। ऑल द कंट्रीज, दी कंट्रीज यहां पे फिर से नाउन हो गया। वर रिसीव्ड, यहां पे प्लूरल वर्ब आया है। और आंसर की बोलता है, ये प्लूरल भी गलत है, यहां पे होगा इज रिसीव्ड। सेम पैटर्न फॉलोड। व्यूज फर्स्ट नाउन एंड सब्जेक्ट सेकेंड नाउन, एंड द वर्ब विच इज इनकरेक्ट है, यहां करेक्ट आर होगा। द कलर सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, दीज पेन्स प्लूरल नाउन आर चार्मिंग। वर्ब यहां पे आर आया है, आंसर की बोलता है ये गलत है, इज होगा यहां पे। हमारे दिमाग को एक इग्निशन वैल्यू मिला। वो वैल्यू क्या है कि हमारी सारी की सारी परेशानी ये है कि अगर दो नाउन्स प्रेपोजिशन से ज्वाइंड हो तो दोनों नाउन्स में कौन सा नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। अब हमें एक डायरेक्शन मिल गया है कि मुझे एग्जैक्टली ग्रामर के किस एलिमेंट की, किस टॉपिक की नॉलेज चाहिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट फेज होगा वो ऑलरेडी हम लोगों के दिमाग में आ गया, हम लोग इग्नाइट हो गए कि हमारा रिकॉग्निशन क्या है यहां से। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इग्निशन फेज, सो यहां पे मैंने लिखा है रिकॉग्निशन फेज। दिस इज द सेकेंड फेज एंड व्हाट वी रिकॉग्नाइज्ड, द फर्स्ट वन, वायोलेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉन्कर्ड। इन सभी 5 सेंटेंसेस में वर्ब का जो फॉर्म था वो गलत यूज हुआ था। इट मीन्स कहीं ना कहीं सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, एग्रीमेंट है, दैट इज बीइंग वायोलेटेड इन दीज 5 सेंटेंसेस। द सेकेंड रिकॉग्निशन पॉइंट इज फाइंड द नॉमिनेटिव और सब्जेक्ट। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दो नाउन्स में से कौन सा नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, नॉमिनेटिव का काम करेगा, और वो भी कब, जब व्हेन ज्वाइंड बाय प्रेपोजिशंस। जब दो नाउन्स प्रेपोजिशन से ज्वाइंड हो तब ये डिसाइड करना कि प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होगा या प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन सब्जेक्ट होगा। So let's come. So dear, the next phase is solution phase. So इस solution phase में हमने जो recognition points अपने लिए डिसाइड किया था उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। सेकेंड रिकॉग्निशन पॉइंट हमारा था कि हमें नॉमिनेटिव्स पता करना था। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक रूल दे दिया है, NPN rule. N stands for noun, P stands for preposition and N stands for noun again. So पहला नाउन, बीच में preposition and दूसरा नाउन। जहां कहीं भी सेंटेंस में दो नाउन किसी preposition से ज्वाइंड हो तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट इज द नाउन विच कम्स बिफोर preposition। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, वो नाउन होगा जो प्रेपोजिशन के पहले प्लेस किया गया है। सो ये जो कंसेप्ट हमने लिया, अब इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, और जिस फेज में हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे दैट फेज इज कॉल्ड एक्चुअली द करेक्शन फेज। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस आई हैव टेकन फॉर यू।
3 सेंटेंस मैंने यहां पे लिया है। द फर्स्ट वन इज द स्मेल ऑफ, सी हियर, नाउन आया एंड प्रेपोजिशन आया। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स, अगेन नाउन आ गया। सो NPN हो गया ये। आर वेरी स्वीट, वर्ब जो हमारा आया है वो क्या है, आर। अब हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है। सो रूल कहता है कि प्रेपोजिशन के पहले वाला नाउन सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के पहले यहां स्मेल पड़ा है एंड स्मेल इज अनकाउंटेबल नाउन, इट इज सिंगुलर इन नेचर। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है आर वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। मीन्स आर नहीं लग के यहां क्या लगेगा, इज लगेगा। सो द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज वेरी स्वीट। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, द रूल्स ऑफ, प्लूरल नाउन है एंड प्रेपोजिशन आ गया। दिस बुक, सिंगुलर नाउन आया प्रेपोजिशन के बाद में। इज इजी, अब तो आप भी बहुत आसानी से बता सकते हैं ना, इस प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन आया अगर ये प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। मीन्स इज यहां पे गलत है, यहां पे आर का यूज होगा। द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस, द कंडीशन, वंस अगेन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ऑफ, पीपल प्लूरल नाउन, बट प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है, द कंडीशन, दैट्स वाई यहां पे जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन आवर विलेज आर वेरी बैड, आर नहीं आएगा, यहां पे इज आएगा। फर्स्ट फेज वॉज इग्निशन, प्रॉब्लम को समझा। सेकेंड फेज वॉज रिकग्निशन, मैं अपनी कमियों को ढूंढा, लैक ऑफ कंसेप्ट को ढूंढा, रिकग्नाइज किया। थर्ड फेज वॉज सॉल्यूशन फेज, जो हमारी कमियां थी उसका सॉल्यूशन खोजा। फोर्थ फेज इज करेक्शन फेज, यहां पे जाकर के मैंने अपने सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया। तो माय डियर, आपको क्या करना है, गो फॉर मास्टर स्ट्रोक। लेट्स सी ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, बने रहिए आप वीडियो के साथ, बहुत ही बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो सॉल्यूशन फेज में आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, इस सॉल्यूशन की इन डेप्थ नॉलेज आपको गैदर करनी है और भी ज़्यादा आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है, क्योंकि एग्जाम्स के लेवल जो होते हैं ना वो एक जैसे नहीं होते। तो इस मास्टर स्ट्रोक में आपने जो ढूंढा है ये कंसेप्ट है कि कभी भी सेंटेंस में अगर बहुत सारे नाउन हो और सभी नाउन प्रेपोजिशन से ज्वाइंड हो, सो मोर देन नाउन्स ज्वाइंड बाई मोर देन प्रेपोजिशंस इन अ सिंगल सेंटेंस, अगर ऐसा केस बनता है, सबसे पहला प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला जो फर्स्ट नाउन होगा वही नाउन सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव होगा, नॉमिनेटिव होगा। सो नाउ सी द एग्जांपल, द कॉन्डोलेंस मैसेजेस, फर्स्ट नाउन जो कि क्या है, प्लूरल है। रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ, ऑन यहां प्रेपोजिशन आ गया, द डेथ यहां पे सेकंड नाउन आया जो कि सिंगुलर है, सेकंड प्रेपोजिशन भी आ गया यहां पे ऑफ। मिस्टर नेहरू ये हमारा थर्ड नाउन आ गया जो कि सिंगुलर है। अब वर्ब हमारा आ गया स्पीक्स हाईली ऑफ, अगेन प्रेपोजिशन आ गया, हिज ग्रेटनेस, अगेन नाउन आ गया। तो देखा आपने बहुत सारे नाउन आ गए, मोर देन 3 नाउन्स आ गए, मोर देन 3 प्रेपोजिशंस आ गए। तो इसमें कौन सा नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा, मास्टर स्ट्रोक बोलता है कि द फर्स्ट नाउन बिफोर द फर्स्ट प्रेपोजिशन। सो फर्स्ट प्रेपोजिशन इज ऑन एंड द फर्स्ट नाउन इज द कॉन्डोलेंस मैसेजेस, ये प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहां पे वर्ब स्पीक के साथ एस लग के आया है जो कि सिंगुलर है, इसे मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो जब मैंने एस को हटा दिया स्पीक्स में से तो ये प्लूरल हो गया, ये बेस फॉर्म में आ गया, सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने तरीके आपको बताए हैं पढ़ने के भी एंड पढ़ाने के भी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के, आपको पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड यूपी, डोंट फील हेजिटेशन
बिफोर डायलिंग माई नंबर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इतनी देर तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।